हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब कि आज हम सीखेंगे कि एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, क्लियर, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो। पहले मैं आपको बता दूं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, मतलब कि जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होगा तो उस टाइम पे आप रिवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में अगर आप दूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कि जो भी पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, मतलब कि एग्जांपल में अगर दूं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशियो को चेंज कर लेते हैं या कोई नया पार्टनर आपके साथ आके जुड़ जाता है या कोई रिटायरमेंट हो जाती है तो, या डेथ हो जाती है तो, इन केसेस के अंदर आपका रिवैल्यूएशन होगा एसेट और लायबिलिटीज का, ताकि एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने पे जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इस रीजन की वजह से हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से देखें, नाम लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, री का मतलब दोबारा, वैल्यूएशन का मतलब वैल्यू करना। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? दोबारा वैल्यू करना। किसका करेंगे हम? एसेट्स का और लायबिलिटीज का। मतलब कि हम रीवैल्यू किसको करेंगे? एसेट्स को और लायबिलिटीज को। इन दोनों को हम रीवैल्यू करने वाले हैं, एसेट को और लायबिलिटीज को। अब देखो, सिंपल सी बात है, एसेट जो है आपकी इंक्रीज कहां से होती है? डेबिट से, और डिक्रीज कहां से होती है? क्रेडिट से। और लायबिलिटीज जो है आपकी वो इंक्रीज होंगी क्रेडिट से और डिक्रीज होंगी डेबिट से। ये आपने रूल पढ़ा हुआ, ये आगे हमारे काम आएगा, इसलिए एक बार मैंने साइड पे लिख दिया है। अब यहां सिर्फ रिवैल्यूएशन को देखें, इसको एक बार इग्नोर करें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एसेट्स अगर बढ़ेगी तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एसेट अगर बढ़ेगी तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। क्योंकि रीवैल्यू कर रहे हैं, रीवैल्यू करने का मतलब ही सिंपली क्या है कि किसी चीज की वैल्यू 1 लाख थी, अब मैं इसको रीवैल्यू करूंगा। रीवैल्यू करूंगा मतलब इसका वैल्यूएशन दोबारा से करूंगा। तो जब मैं इसका वैल्यूएशन करूंगा, मतलब इसकी दोबारा से कीमत लगवाऊंगा, तो सिंपल सी बात है 1 लाख तो आएगी नहीं, वो या तो 1 लाख से ज्यादा आएगी या 1 लाख से कम आएगी। तो जब भी रिवैल्यूएशन होगा या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, चाहे वो एसेट है चाहे वो लायबिलिटी। तो अब यहां मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर ये आपका फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होता है? आपकी एसेट। फर्नीचर है, ये आपकी एसेट है। इसकी वैल्यू पहले 1 लाख रुपए थी, अब इसकी वैल्यू हो गई 1,10,000 रुपए। पहले आपका फर्नीचर जो था वो कितने का था? 1 लाख का था, आज वो कितने का हो गया? 1,10,000 का। तो एसेट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको 1,10,000 का हुआ या जो इनके बीच में डिफरेंस है उसका हुआ? अगर पहले 1 लाख की थी, अब 1,10,000 की हो गई, तो क्या पूरा 1,10,000 आपको प्रॉफिट हुआ? नहीं, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख की तो ऑलरेडी थी, बढ़ी कितने, बढ़ के हो कितने की गई? 1,10,000 की। तो आपको प्रॉफिट हुआ सिर्फ कितने का? 10,000 रुपए का। मेरी बात को समझ रहे हैं आप कि एसेट अगर बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो आपको फायदा होगा, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। रीवैल्यूएशन का मतलब ही वहां पे क्या है कि आप अपनी एसेट और लायबिलिटीज की दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हो, वहां पे दोबारा उनका प्राइस चेक कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये देखना है कि रीवैल्यू करने पे उसकी वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है। आपको रिवैल्यू करने पे सिर्फ क्या चेक करना है कि रीवैल्यू करने के बाद जो एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ी या कम हुई। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस। और लायबिलिटीज के केस में इसका रिवर्स चलेगा। लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज होंगी तो आपको लॉस होगा, और अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मेरे क्रेडिटर थे,
मेरे क्रेडिटर्स जो थे वो 1,20,000 के थे। क्रेडिटर कितने के थे? 1,20,000 के। अब वो रह गए हैं 1,00,000 के। उन्होंने बोला है सर हम आपको 20,000 रुपए छोड़ देंगे। क्रेडिटर कहते हैं 20,000 रुपए हम आपके छोड़ देंगे। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो आपके लेनदार हैं, जिन्होंने आपसे पैसा लेना है। तो जिस बंदे ने आपसे पैसा लेना है, सपोज मैंने आपसे 1,20,000 लेने थे, मैंने आपसे 1,20,000 रुपए लेने थे। अब मैं आके आपको बोलता हूं कि आप कोई बात नहीं 1,20,000 मत देना, आप मेरे को सिर्फ 1,00,000 दे देना। अब आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? पहले आपने मेरे को 1,20,000 देने थे, अब कितने देने हैं? सिर्फ 1,00,000। इसका मतलब आपको 20,000 का फायदा हो गया। तो अगर हमारी जो लायबिलिटी है वो कम होगी तो आपको फायदा होगा, और अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको घाटा होगा वहां पे। क्लियर? रिवैल्यूएशन होगा सिर्फ किसका? एसेट्स का और लायबिलिटीज का। कैपिटल का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता, प्रॉफिट्स का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता, लॉसेस का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता। रिवैल्यूएशन होता ही सिर्फ किसका? एसेट्स का और लायबिलिटीज का। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? लॉस। सेम लायबिलिटीज के साथ हम रीड करें तो लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, ये मैंने एरो बनाई है, अगर इंक्रीज होगी तो लॉस, और अगर डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट। यहां तक आपको समझ आ रहा है? रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? दोबारा से वैल्यू करना। वैल्यूएशन किसका किया जाएगा? एसेट का और लायबिलिटीज का। जब भी रिवैल्यूएशन किया जाएगा तो उनकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी, और अगर वो एसेट है, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस। सेम लायबिलिटीज के साथ आप सीखेंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा, और अगर आपकी लायबिलिटीज कम होगी तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर यहां तक? अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एक टर्म हो रहा है इसके साथ, जो आपको अक्सर मिलेंगी क्वेश्चंस के अंदर। उन टर्म्स को देखें। आपको स्टेटमेंट के अंदर या तो लिखा हुआ दिखाई देगा बाय, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा बाय, या लिखा हुआ दिखाई देगा टू, या फिर एट। ये तीन टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ये तीन टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। एक टर्म है बाय, एक का मतलब है टू, एक का मतलब है एट। ये तीन टर्म्स आपको रिवैल्यूएशन के टाइम पे दिखाई देंगे। तो जब भी बाय लिखा होगा, बाय का मतलब होता है से। बाय का मतलब क्या है? से। तो इसका मतलब जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है, full amount will be written in revaluation account। मतलब कि जो भी इस बाय से अमाउंट तो आएगा प्रॉफिट का या लॉस का, आपको क्या करना है? फुल अमाउंट आप रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं फर्नीचर will be decreased by 10%। फर्नीचर will be decreased या reduced, यहां पे आप लिख सकते हैं reduced by 10%। फर्नीचर को 10%, बाय मतलब से 10% से कम करना है। तो फर्नीचर कितने का था आपका? 1,00,000 का। तो 1,00,000 का 10% कितना हुआ? 10,000। ये तो आ गया बाय से जो भी अमाउंट आया। फुल अमाउंट कितना आया? 10,000 का। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वो आपको चेक करना है। वो चेक करने के लिए आपको बताया था कि अगर एसेट बढ़ेगी तो फायदा, अगर एसेट कम होगी तो नुकसान। तो यहां पे ये जो 10,000 है, इससे आपका फर्नीचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर कम होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। बाय का मतलब ये है। टू और अगर एट लिखा हुआ आता है, इन दोनों में से कोई भी टर्म लिखी आती है, टू या फिर एट, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड by deducting
रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम बुक वैल्यू। आपको क्या करना है, रियलाइजेबल वैल्यू को बुक वैल्यू में से माइनस करना है। या मैं आपको सिंपली लिख के दूं इसको, आपको यहां पे क्या लिखना होगा, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। बी का मतलब है, बी का मतलब बुक वैल्यू, एम का मतलब मार्केट वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी आपको समझाता हूं इस चीज को। तीन टर्म्स है, बाय, टू और एट। बाय का मतलब से प्रॉफिट और लॉस फुल अमाउंट विल बी रिटन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी इससे प्रॉफिट और लॉस आएगा वो पूरा का पूरा अमाउंट कहां लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन में। लेकिन अगर टू और एट लिखा हुआ आएगा तो आप दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। कौन सी दोनों वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो डिफरेंस निकालेंगे बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में, जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। क्लियर यहां तक? अब इसको एग्जांपल से समझें। इसको एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे हम। अगर बुक वैल्यू होगा तो डिफरेंस लिखना है आपको। डिफरेंस लिखने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, फर्नीचर विल बी वैल्यूड एट ₹1,50,000। फर्नीचर विल बी वैल्यूड एट आ गया यहां पे अब लिखा हुआ। टू और एट का मतलब क्या करना है, डिफरेंस करना है बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में। जो आपको ट्रांजैक्शन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर होगी वो क्या होगी, मार्केट वैल्यू। जो आपको बैलेंस शीट के बाहर गिवन है वो आपकी क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। और जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। तो यहां देखें 1.5 लाख है मार्केट वैल्यू और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख। तो जब भी ऐड लिखा हुआ आएगा आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों में। डिफरेंस कितना आएगा, 1.5 लाख माइनस 1 लाख। डिफरेंस कितने का आया, 50 लाख। अब मेरे को ये बताए प्रॉफिट है या लॉस है। फर्नीचर क्या होता है, एसेट। अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट और अगर घटेगी तो लॉस। अगर एसेट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट और अगर कम हो जाएगी तो लॉस। पहले फर्नीचर 1 लाख का हुआ करता था, अब फर्नीचर कितने का हो गया, 1.5 लाख का। तो ये आपकी क्या है, बुक वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू है। इनका डिफरेंस कितना है, 50 लाख। तो 50,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मेनली रिवैल्यूएशन का टॉपिक जो है वो समझने के लिए सिर्फ इतनी बातें हमारे लिए काफी है। अब आप आगे देखें, आगे अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज इसको जो भी नोट करना होता है साथ साथ नोट कर लिया करो प्लीज। अब इसका मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और हो सकेगा तो हम एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। चलो बेटा साथ साथ लिखना, साथ साथ लिख लेना प्लीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब, क्यों और कैसे। मतलब कि when it is prepared, why it is prepared and how it is prepared। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं आज के। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा।
रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। कैसे के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात है क्यों और कब। तो देखिए पहले हम लिखते हैं व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनाया कब जाता है। तो इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ reconstitution, at the time of reconstitution of partnership deed। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया ही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड, चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड। जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड बदलेगी उस टाइम पे बनाया जाएगा। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कब कब बनाया जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि हमारा करंट चैप्टर चल रहा है, जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहां पे आप बनाएंगे। दूसरा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए तब बनेगा। एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर इसको बनाना कब है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना कब है। तो उसका आंसर ये है जब भी पार्टनरशिप डीड रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, वहां पे जब भी उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर, उस टाइम पे आप किसको बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। क्लियर। अब दूसरी बात कि इसको कब बनाया जाएगा, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जब भी पार्टनर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी रेशियो चेंज हो जाती है तब बनाया जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा आपका एडमिशन, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नंबर 3 पे आ जाएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन केसेस के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इन केसेस के अंदर हम इसको बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि सर बनाना कब है, तो कब बता दिया कि कब बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है क्यों बनाना है। क्यों बनाना है उसका आंसर लिखेंगे। अब नोट कर लो बेटा, 1 मिनट में रुक जाता हूं, नोट कर लो आप, जल्दी जल्दी नोट करें। हो गया, चलो नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इट इज प्रिपेयर्ड। सर ये बनाना ही क्यों है, ये तो पता चल गया हमारे को बनाना कब है। अब हम पूछ रहे हैं कि बनाना ही क्यों है। तो आंसर लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई ये था यहां पे
कि ये एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने पे, एसेट और जो लायबिलिटीज है उनको हम रीवैल्यू कर रहे हैं, उनको रीवैल्यू करने पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको जानने के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है, कि जो भी एसेट और लायबिलिटीज है उन पे जो भी रीवैल्यू करने पे प्रॉफिट और लॉस होगा उसको जानने के लिए हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करेंगे हम कैसे बनाया जाता है, अब बात करेंगे हम कैसे बनाया जाता है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। बेटा ये टॉपिक ना आपके 3 चैप्टर्स के अंदर कंटिन्यू होगा, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। चलो देखो, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इसको बनाना कैसे। तो मैं अब आपको पहले मीनिंग लिखवाता हूं साथ साथ ही। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट is nominal account. The nature of revaluation account is nominal account. एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे एज पर द रूल ऑफ nominal account, as per the rule of nominal account, all expenses या losses will be recorded on the debit side, on the debit side of this account. As per the rule of nominal account, all the expenses and losses will be recorded on the debit side of this account। क्योंकि आपने nominal account का रूल पढ़ा हुआ है। nominal account कहता है कि जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी घाटे हैं, उन सभी को आप डेबिट कर दें, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको आप क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। क्लियर। अगली बात, all incomes or gains will be recorded on the credit side of this account। जितनी भी इनकम होंगी या जितने भी गेन होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। नोट कर ले आप ताकि हम आगे लिख सके। यहां पे ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर मैं इसको रब कर देता हूं। नोट कर लिए, मैं इसको रब कर देता हूं। चलो लास्ट लाइन लिखेंगे द नेट रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट
दैट मीन्स, या मैं इसको, दैट मीन्स प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन revaluation will be distributed among partners, will be distributed among partners as per their old ratio among old partners in their old ratio, in their old ratio। जो भी रिवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देंगे। आप नोट करें इसको फटाफट, फिर हम इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर ले फटाफट। देखो बेटा फॉर्मेट कैसा बनेगा इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। थोड़ा सा इजी करने के लिए, वैसे आपको अकाउंट्स में पता होता है कि जो लेफ्ट साइड होगी उसको हम कौन सी साइड बोलते हैं, डेबिट साइड। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलेंगे, राइट साइड को क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। क्लियर? एज पर रूल जो भी हमने लिखा था तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। मतलब जितने भी घाटे होंगे या जितने भी लॉसेस होंगे वो आपको कौन सी साइड पे लिखने हैं, डेबिट साइड पे। जितने भी मुनाफे होंगे, जितने भी मुनाफे यानी कि जितने भी प्रॉफिट होने वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। मैंने आपको बताया है कि फायदा और नुकसान कैसे कैसे होता है, तो वो अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधा बता देता हूं आपको लिखना कैसे है उसको। अगर प्रॉफिट होगा तो यहां पे लिखा जाएगा, यहां पे आप लिखेंगे बाय एसेट अकाउंट। यहां पे क्या होगा, ये इसका मतलब क्या होगा, बाय एसेट अगर आप लिखते हो यहां पे, या मैं यहां पे लिखूं बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। यहां पे आपको एसेट का ही नाम लिखना है। उसके बाद दूसरा रीजन हो सकता है यहां पे बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज के लिए बना रहे हैं तो फायदा होने के रीजन क्या हो सकते हैं, फायदा होने के रीजन क्या हो सकते हैं वहां पे। पहला रीजन हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। दूसरा रीजन लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इन दोनों से ही आपको फायदा है। अगर रीवैल्यू करते टाइम आपकी एसेट जो है वो बढ़ जाती है तो भी आपको फायदा है, अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान होगा, बढ़ेगी तो फायदा, या फिर लायबिलिटी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो भी क्या होगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस के अपोजिट रीजन है टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो
या दूसरा रीजन लिखेंगे यहां पे आप टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो डिक्रीज होगी अगर एसेट तो घाटा, अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो घाटा। इन दो रीजन है, मतलब इन टोटल 4 रीजन है। अब आपको जो मैंने लास्ट लाइन लिखवाई है वो है नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट का मतलब क्या होगा, मैं डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल करूंगा। डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा और उसके बाद बैलेंस करने के लिए आपको याद हो, अगर 11th में हमने पढ़ा है तो, कि दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है। जो भी अकाउंट है उसकी दोनों साइड को हमारे को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो इक्वल करने के लिए जो साइड बड़ी है उसका बैलेंस अपोजिट साइड पे लिखा जाएगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो साइड बड़ी होगी उसका बैलेंस जो बचेगा उसका बैलेंस को अपोजिट साइड पे लिखना है। जैसे मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है यानी कि प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इसको यहां पे डेबिट साइड पे लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ये कैसे निकल के आएगा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। इस तरीके से आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। ए और बी पार्टनर होंगे, इनके बीच में आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। इस तरीके से आपको करना है। क्रेडिट साइड पे आप कैसे लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका आएगा लॉस। लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला रिवर्स, टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट साइड। मतलब कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा। लेकिन कंडीशन ये है, जो बैलेंस बचेगा वो अपोजिट साइड पे लिखना। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। और ये जो लास्ट में है ये दोनों सेम लिखने, ये दोनों क्या करने हैं, सेम। जो भी बड़ा होगा दोनों में से वही दोनों का बैलेंस बन जाएगा। दोनों को बैलेंस करने के लिए ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हम, इस रीजन के लिए हम सिर्फ टॉपिक को यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाया जाएगा इसकी जर्नल एंट्रीज की, रिवॉल्यूशन की जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है आपको। उसके बाद हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद हम क्वेश्चन करके इसको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको जो भी करवाया गया आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज जो भी आपको रीजन दिखाई दे रहे हैं समझ ना आने के, लैंग्वेज का इशू आ रहा है या कोई और क्लैरिटी का इशू आ रहा है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हमारे को इस वीडियो के अंदर ये दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसको और इम्प्रूव करें। ओके बेटा, मेरा मोबाइल नंबर जो है आपको वीडियो के लास्ट में शो होगा, इस साइड पे स्क्रीन पे, पंकज चोपड़ा के नाम से। तो आप प्लीज उस नंबर पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके बेटा, थैंक यू।